सेकेंड इज लीस्ट सेल कॉर्नर मेथड, सॉरी लीस्ट सेल अलोकेशन मेथड। यह है हमारा मैट्रिक्स जिसमें दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई, टोटल है 75। नाउ लीस्ट सेल एलोकेशन मेथड बोलता है आपके ये जो सेल्स हैं जहां पर आपको अलॉटमेंट करना है दिस पर्टिकुलर बॉक्स, उसमें जो लीस्ट है सबसे पहला अलॉटमेंट उस पे करो। लीस्ट इज दिस, इसमें कितना कर सकते हैं हम 15, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ओके, दीज आर ईदर कॉस्ट और प्रॉफिट्स। या तो आपको दिया जाएगा आपका, अगर आप एक प्रोडक्ट F1 से S1 पे बेच रहे हो तो उसका कॉस्ट कितना, कॉस्ट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट, सॉरी दैट इज योर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस माइनस योर प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो प्रॉफिट का एलिमेंट। अगर कॉस्ट दिया है तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर आप इधर से इधर तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसका कॉस्ट कितना, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पे हमारा सेलिंग प्राइस तो फिक्स है, प्रोडक्शन प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करके टोटल कॉस्ट उन्होंने दिया। अगर सेलिंग प्राइस अलग अलग है तो वो लोग प्रॉफिट के फिगर्स देंगे। देन यू विल हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट टू अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स। सो दीज फिगर्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, या तो कॉस्ट के फिगर्स होंगे या प्रॉफिट के फिगर्स होंगे। ओके, यहां पर हमने 15 अलॉट किया, ये हमारी सप्लाई खत्म हो गई, सप्लाई खत्म हो गई तो ये वाला कैंसिल ऑफ हो गया रो। अब हमारा लीस्ट सेल है 2, यहाँ पर पूरे 25 अलॉट हो जाएंगे। ये वाली डिमांड खत्म हो गई, सप्लाई अभी भी 5 बाकी है, ये डिमांड खत्म हुई तो ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। रिजल्टिंग मैट्रिक्स में 3, यहाँ पर 10 हम अलॉट कर सकते हैं, इसकी डिमांड खत्म, सप्लाई अभी भी 20 यूनिट्स की बाकी है, डिमांड खत्म हो गई तो अगेन ये कॉलम खत्म। देन लीस्ट सेल इज 4, 20 यूनिट्स यहाँ पर अलॉट कर देंगे, इधर बचेंगे 5, ये 5 इधर अलॉट हो जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0। ये आया समझ में? देखो दोनों से आंसर अलग अलग आ रहा है, सेम क्वेश्चन, दोनों मेथड्स अलग अलग आंसर दे रही हैं, और दोनों के जो आंसर्स होंगे इन दोनों मेथड से, ये दोनों मेथड सिर्फ आर्बिट्ररी मेथड है, आप सिर्फ ट्रायल एंड एरर बोल सकते हो इनको, तुक्का लगा के आप ऐसे ही वो अक्कड़ बक्कड़ वाला सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हो, जो भी नॉर्थ वेस्ट में आया उसको अलॉट कर दिया, जो छोटा है उसको अलॉट कर दिया। सो बोथ ऑफ दीज मेथड विल गिव यू रॉन्ग आंसर्स। करेक्ट जो आपका मिनिमम कॉस्ट वाला आंसर निकलेगा या मैक्सिमम प्रॉफिट वाला आंसर निकलेगा वो होगा वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से, एंड दिस विल बी अ बिट कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। करें स्टार्ट। This is the matrix given to you, 5 2 1 4 6 2 3 4 5. Demand is 10 25 40 and supply is 15 30 and 30. ये टेबल आपको दिया हुआ है, ओके। अब इसके आगे what we have to make is cost difference, over here also cost difference। ध्यान से देखना, कॉस्ट डिफरेंस का मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो लीस्ट 2 एलिमेंट हैं उनका डिफरेंस, लीस्ट 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस। हम अगर फर्स्ट रो की बात करें, सबसे छोटा एलिमेंट इज 1,
उसके बाद 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 1. फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉस्ट डिफरेंस में दिस डिफरेंस इज कमिंग एज 1. सेकेंड रो 2 and 4, ये दो लीस्ट एलिमेंट है, इन दोनों का डिफरेंस इज 2. देन 3 and 4, इन दोनों का डिफरेंस विल बी 1. Similarly, we will find for columns also. First step of cost difference. 3 and 4, 1. 2 and 4, 2. 1 and 2, 1. Okay? अब ये जो cost differences आए आपके रोज के या कॉलम्स के, इनमें से now you have to select the highest cost difference. ये जो फिगर्स आए इनमें से highest. So it can be either this or this. दोनों highest है, दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. सपोज इफ वी आर सिलेक्टिंग दिस वन, हम इसको सिलेक्ट करते हैं. हम इसको अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी रिस्पेक्टिव रो देखो, इस रो में जो मिनिमम एलिमेंट होगा, इसका जो मैक्सिमम है, हमने ये सिलेक्शन किया. दैट सिलेक्शन सेज कि आपको अलॉटमेंट इसी रो में करना है. अगर हम इसको सिलेक्ट करते तो अलॉटमेंट इस कॉलम में करना होता. ओके क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया, दैट मीन्स आपको पहला अलॉटमेंट इस रो में करना है. अब इस रो में ये आपको अलग अलग कॉस्ट दिए हुए हैं. जो आपका मिनिमम कॉस्ट हो, मतलब इसमें जो मिनिमम एलिमेंट हो, उसमें मेक दी अलॉटमेंट. सो द मिनिमम एलिमेंट इज 2, तो हम पहला अलॉटमेंट 2 को करेंगे. 2 पे हम 30 यूनिट्स अलॉट कर सकते हैं. वील अलॉट ऑल दी 30 यूनिट्स. हमारी ये वाली सप्लाई खत्म, फैक्ट्री 2 की सप्लाई खत्म हो गई, जबकि S3 की डिमांड अभी भी 10 यूनिट से बाकी है. सेल्स आउटलेट जो हमारा है थर्ड, उसकी डिमांड अभी भी बाकी है. ये सप्लाई खत्म तो हमारी ये वाली रो खत्म हो गई. अब ये रो में और कोई अलॉटमेंट नहीं हो सकता. क्लियर है? नाउ अगेन वी विल फाइंड कॉस्ट डिफरेंस. दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉस्ट डिफरेंस. जब तक सारे अलॉटमेंट नहीं हो जाते, हम हर बार कॉस्ट डिफरेंस फाइंड करते रहेंगे. सेकेंड स्टेज ऑफ कॉस्ट डिफरेंस में वापस फर्स्ट रो अगर देखोगे तो 1 और 2 आर द लीस्ट एलिमेंट, इनका डिफरेंस इज 1. रो 2 अब खत्म हो चुकी है, इसका कोई कॉस्ट डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अलॉटमेंट ही हमें नहीं करना है. कॉस्ट डिफरेंस क्यों फाइंड कर रहे हैं? टू सिलेक्ट द रो और कॉलम वेयर वी विल अलॉट. जब इसमें अलॉटमेंट होना ही नहीं है तो इसको छोड़ दो. थर्ड में अगेन डिफरेंस इज 1. सिमिलरली कॉलम्स में भी कॉस्ट डिफरेंस फाइंड करें. नाउ वी विल इग्नोर दीज एलिमेंट. ये रो खत्म ना, अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके लीस्ट 2 एलिमेंट्स का हमें डिफरेंस देखना है. हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में ये रो और ये रो बची है, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आएगा. यहाँ पर होगा 2, 2 एंड 4. अब इनमें से हाईएस्ट हम सिलेक्ट करेंगे. सो इन सब में से हाईएस्ट इज 4. दैट मीन्स अब अलॉटमेंट हमें इस कॉलम में करना है, और इस कॉलम में हमारे पास बाकी है ये 2 ही एलिमेंट. इनमें से जो लीस्ट है, क्योंकि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो इनमें से जो लीस्ट होगा वी विल सिलेक्ट दैट, दिस वन. इसके ऊपर हम अलॉट कितना कर सकते हैं? 10 या 15, तो हम 10 अलॉट कर देंगे. F1 की अभी भी सप्लाई 5 यूनिट से बाकी है. 5 यूनिट्स अभी भी S1 के सप्लाई होना बाकी है. और सॉरी F1 फैक्ट्री 1 के अभी भी 5 यूनिट्स बाकी है, और सेल्स आउटलेट 3 की पूरी डिमांड खत्म हो चुकी है. तो अब हमें सेल्स आउटलेट 3 में कोई भी अलॉटमेंट नहीं करना है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. आया समझ में? अगेन इसके कैंसिलेशन के बाद हम वापस से कॉस्ट डिफरेंसेस फाइंड करेंगे. अब कॉस्ट डिफरेंस सिर्फ इन 2 के बीच में होगा. ये कॉलम भी खत्म. इनके बीच का डिफरेंस इज 3 एंड 1. एंड कॉलम के डिफरेंसेस अगर हम देखें तो वापस इन्हीं का डिफरेंस 2 एंड 2. इसके डिफरेंस की जरूरत नहीं है. नाउ द हाईएस्ट विल बी 3. 3 का मिनिमम एलिमेंट 2, यहाँ पर असाइन करेंगे 25 या 5 में से 5. ये खत्म, ये वाली रो भी खत्म. अब हमारे पास
दो फैक्ट्री सॉरी एक ही फैक्ट्री बची है F3 और 2 सेल्स आउटलेट बचे हैं, तो F3 की जितनी भी बची हुई है सप्लाई 30 इन्हीं दोनों के बीच में बांट दो। इसके 10 बाकी है, 10 इसको दे दो, इसका 20 बाकी है, 20 इसको दे दो। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सो वी हैव अलॉटेड द एंटायर डिमांड टू ऑल दी सेल्स यूनिट्स, द एंटायर सप्लाई टू ऑल दी सेल्स यूनिट। ये आया समझ में? तो हमारा इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन क्या आया? हमने F1 इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन इज F1 के 5 यूनिट्स आर अलॉटेड टू S2, F1 के 10 यूनिट्स आर अलॉटेड टू S3, F2 के 30 यूनिट्स आर अलॉटेड टू S3, F3 के 10 यूनिट्स आर अलॉटेड टू S1 एंड F3 के 20 यूनिट्स आर अलॉटेड टू S2. This is the IBFS, Initial Basic Feasible Solution. खत्म नहीं हुआ है अभी, this is only initial solution. Okay? ये जो ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस होते हैं दे आर लेंदी, 2-3 स्टेप्स होती हैं, इसके बाद एक और स्टेप अभी आएगी, उसमें फिर 2-3 स्टेप हैं। जैसे ये सिर्फ एक स्टेप हो गई IBFS फाइंड करना, IFBS, उसके बाद फिर उसके अंदर इतने सारे स्टेप्स हैं। वैसे ही अभी एक स्टेप और मेन आएगी, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होंगे। व्हाट दे डू, या तो ये क्वेश्चन आपको 10-12 नंबर का आएगा, बड़ा क्वेश्चन तो पूरा का पूरा सॉल्व करने को बोला जाएगा। अदरवाइज आजकल मोस्टली वो लोग सिर्फ आपको IBFS फाइंड करने को बोलते हैं, सिर्फ इतना फाइंड करो, या फिर आपको IBFS निकाल के देते हैं और इसके आगे वाली स्टेप लगाने के लिए, आगे वाली स्टेप करने के लिए बोलते हैं। So either of these they ask and the question comes for 6 marks. 6 marks के लिए इतना कर लिया तो it's more than enough for you. इतने कम टाइम में आपने इतना 6 marks attain कर लिया with these some simple steps. सिर्फ ये याद रखना है आपको steps. Okay? So this is the IBFS. ये समझ में आया? बोलिए। फर्स्ट कॉस्ट डिफरेंस है, उसमें 2 और 2 दो बार आया। हाँ। तो उसमें अगर ये सिलेक्ट कर लेते तो हाँ, वो क्यों सिलेक्ट नहीं किया? आर्बिट्ररी, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते थे। सोल्यूशन फॉल्टी हो गया ना? हाँ, फॉल्टी नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि यू हैव ऑल्टरनेट सोल्यूशंस, आपके पास अलग अलग सोल्यूशन है, दोनों आपको मिनिमम कॉस्ट ही दे रहे हैं, यू विल गेट दैट ऑल्टरनेट सोल्यूशन। यस यस, 1 ही बहुत है। Wherever you have same figures in the cost difference, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा। ओके, आफ्टर दिस द 4th स्टेप इज टू चेक ऑप्टिमैलिटी ऑफ दी या टेस्ट ऑप्टिमैलिटी ऑफ दिस IBFS। जो आपका इनिशियल सोल्यूशन आया है उसकी ऑप्टिमैलिटी आपको चेक करनी है, वेदर इट इज ऑप्टिमम और नॉट। ये बेसिक सोल्यूशन आया है, क्या वाकई ये जो कॉस्ट बता रहा है दैट इज मिनिमाइज्ड या फिर नहीं, दैट यू हैव टू चेक, इज इट एन ऑप्टिमम सोल्यूशन और नॉट। इस IBFS में भी कई बार आपको होगा कि ये फीजिबल तो है बट इट इज़ नॉट ऑप्टिमम, ऐसा हो सकता है कि ये ऑप्टिमम नहीं हो। इन दैट केस आप टेस्टिंग करोगे, अगर ऑप्टिमम नहीं है तो फिर आप ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे बेस्ड ऑन दिस टेस्ट ओनली। इस टेस्ट पे ही और कुछ स्टेप्स बढ़ा के ऑप्टिमम सोल्यूशन पे हम आएंगे। सो ईदर दे आस्क फाइंड द IBFS or they give you the IBFS and they ask you to check it for optimality. मोस्टली आजकल छोटे ही क्वेश्चन आते हैं बट आपको स्टेप्स सारी आनी चाहिए। अगर आया बड़ा सारी चीज़ें तो 12 नंबर का पूरा आ जाएगा सिंस द बिगिनिंग टिल द एंड। इन दैट केस आपको सारे स्टेप्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। ओके, और वैसे भी छोटा भी आया तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, तो दोनों आपको आना ही चाहिए। Now let's check it for optimality.
ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए वी विल मेक वन टेबल, एक्चुअली वी विल मेक 3 टेबल्स. पहले वी आर मेकिंग टेबल 1. टेबल 1 में हम ये फिगर्स जो दिए हुए हैं वही पुट करेंगे. 5 2 1 4 6 2 3 4 5. ये हमें दिया हुआ था टेबल. सेम चीज जो क्वेश्चन में थी वही हमने अभी पुट करी है. इसमें व्हाट अलॉटमेंट हैव वी डन इन द IBFS? 5 10 30 10 and 20. ओके. पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो है डीजेनरेसी. डीजेनरेसी हमने असाइनमेंट में भी ऐसा कुछ देखा था. द नंबर ऑफ लाइन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स. इफ दे आर नॉट इक्वल देन वील डू समथिंग एल्स टू मेक इट इक्वल. वैसा ही यहाँ पर भी है. डीजेनरेसी का मतलब होता है व्हेन योर नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स, जो आपने नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स किए, दे शुड बी इक्वल टू m plus n minus 1. आपने कितने अलॉटमेंट किए? 1 2 3 4 5. 5 प्लेसेस पे आपने अलॉटमेंट किया, सो योर नंबर ऑफ अलॉटमेंट आर 5. m मतलब नंबर ऑफ रोज. 1 2 3, यू हैव 3 रोज. n is number of columns. 1 2 3, 3 columns minus 1, it is equal to 5. अगर ये दोनों इक्वल हैं, वी से दैट द सोल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट. डीजेनरेसी नहीं है, हमारा सोल्यूशन नॉन डीजेनरेट है. वी कॉल इट एज नॉन डीजेनरेट. ओनली इफ द सोल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट हम आगे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं. इन केस द सोल्यूशन इज डीजेनरेट. डीजेनरेट कब होगा? जब हमारे नंबर ऑफ एलोकेशंस विल नॉट बी इक्वल टू दिस m plus n minus 1. ये इससे कम होंगे. अगर मान लो हमने ये वाला अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, इसकी जगह किसी एक सेल में ही ज़्यादा अलॉटमेंट हो गया, ऐसा होता है कभी कभी. हमारे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3 and 3, तो ऑप्टिमली अलॉटमेंट 5 प्लेसेस पे होना चाहिए, बट कई बार 4 में ही पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है. इन दैट केस वॉट वी विल डू, हमें 5 चाहिए, ये 5 होना चाहिए, लेकिन अगर 4 ही आया है तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे लीस्ट अनअलोकेटेड इंडिपेंडेंट सेल. इंडिपेंडेंट सेल, वी विल लुक फॉर द लीस्ट अनअलोकेटेड इंडिपेंडेंट सेल. इस पूरे टेबल में जो लीस्ट है, सबसे छोटा, अनअलोकेटेड, जिसके ऊपर अलॉटमेंट नहीं हुआ है. इंडिपेंडेंट क्या होता है वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू बाद में समझेंगे. राइट नाउ ओनली अंडरस्टैंड दीज लीस्ट एंड अनअलोकेटेड. जो अलोकेट नहीं हुआ, ये 5 तो अलोकेट हो गए, 1 2 3 and 4, दीज आर अनअलोकेटेड सेल्स. इनमें से जो लीस्ट है, दिस इज द लीस्ट, इसके ऊपर आप एक आर्बिट्ररी अलॉटमेंट कर दो, दैट विल बी ई क्वांटिटी को आप इधर अलॉट करो, एंड दिस ई विल बी वेरी 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 स्मॉल, 0.0000001 समथिंग, ना के बराबर है ये, इट्स इक्विवेलेंट टू 0. वो क्वांटिटी आप इधर अलॉट कर दो. ये समझ में आया? आप ये जो लीस्ट अनअलोकेटेड सेल है, जिसके ऊपर अभी तक कोई अलोकेशन नहीं हुआ है, सबसे छोटा वो सेल, उस पे एक इमेजिनरी क्वांटिटी विच इज इक्विवेलेंट टू 0 वो अलॉट कर दो. आपके अलॉटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा. अगर 0 के बराबर कोई चीज आपने अलॉट भी कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा आपके आंसर पे. यू हैव रिड्यूस द डीजेनरेसी और यू हैव एलिमिनेटेड द डीजेनरेसी. डीजेनरेसी थी क्योंकि आपके 4 से 4 ही जगह अलॉटमेंट हुआ, जबकि आपको 5 प्लेसेस पे चाहिए था. नंबर ऑफ एलोकेशन शुड बी m plus n minus 1. अगर वो कम था
तो हम जो भी इंडिपेंडेंट सेल्स हैं, जो अनअलोकेटेड सेल्स हैं, उनमें जो सबसे छोटा होगा उधर एक 0 के बराबर इमेजिनरी अलॉटमेंट कर देंगे, तो ये इक्वलाइज हो गया। ओके, अगर ऐसा होता इन दिस केस तो हम ये अलॉटमेंट करते हैं। अवर केस में इन आवर एग्जाम्पल डिजेनरेसी है ही नहीं, देयर इज नो नॉन डिजेनरेट है हमारा सोल्यूशन, तो हम सीधा ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के लिए हमने इसी मैट्रिक्स को दोबारा से यहाँ पर लिख लिया। अब हमें सप्लाई डिमांड के फिगर्स की ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़रूरत थी सिर्फ वहाँ पर एलोकेशन के टाइम पर। नाउ वी डू नॉट रिक्वायर दी सप्लाई और डिमांड फिगर्स, सिर्फ इन्हीं की हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, एक एडिशनल रो, एक एडिशनल कॉलम हम बनाएंगे। इस एडिशनल रो या कॉलम में हम डालेंगे u एंड v वैल्यूज। कॉलम में जो आएंगी दे विल बी द u वैल्यूज, इधर जो आएंगी दे विल बी द v वैल्यूज। वेरिएबल का नाम दिया है। अब आपको सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सी रो या कौन सा कॉलम जहां पर आपने मैक्सिमम अलोकेशंस किए। एनी रो और एनी कॉलम विच हैज मैक्सिमम अलोकेशन। तो अगर हम इसमें देखें तो ये कॉलम में 2 अलोकेशंस है, ये वाली रो में 2 अलोकेशन है, ये वाली रो में 2 अलोकेशन है। दिस इज मैक्सिमम। 2 से ज़्यादा हमने किसी भी कॉलम या किसी भी रो में अलोकेट नहीं किया। किसी भी एक को बेस मान लो, किसी भी एक को, इन तीनों में से कोई भी एक आप बेस मान सकते हो। कौन सा ले, बोलो आनंद? थर्ड, ये वाला ले। सो वी विल कंसिडर दिस रो एज बेस। जो रो या जो कॉलम बेस होती है उसका u और v वैल्यू 0 होता है। तो ये कॉलम हम रो को बेस मान रहे हैं, तो यहाँ पर u वैल्यू होगी, ये हो जाएगी 0। क्लियर है? ये समझ आया? अब इसके बाद हमें बाकी के सब की u एंड v वैल्यूज फाइंड करनी है। बाकी सब की, इधर 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 कैसे फाइंड होगा? तो u प्लस v फॉर अलोकेटेड सेल्स विल बी इक्वल टू सेल काउंट, या सेल में जो भी हमें नंबर दिया हुआ है फॉर अलोकेटेड सेल। यहाँ पर u वैल्यूज है, यहाँ पर v वैल्यूज है। अलोकेटेड सेल मतलब ये वाला जहाँ पर आपने कोई अलोकेशन किया। इस सेल की दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू ये जो फिगर इधर लिखा हुआ है, जो कॉस्ट का फिगर है, सेल में जो भी कॉस्ट का फिगर दिया हुआ है। ओके, ये 0 है और हमें बोला है इन दोनों का टोटल शुड बी इक्वल टू दिस फॉर अलोकेटेड सेल। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इसकी v वैल्यू शुड बी 3। सिमिलरली फॉर दिस u वैल्यू 0 दी हुई है, तो हम v वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 4। ओके, अब इस 4 से क्या लिंक्ड है? ये वाला, दिस इज अलोकेटेड सेल, इसकी भी u प्लस v वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2। v वैल्यू इज 4, तो u कितना होना चाहिए? -2। 4 प्लस -2 विल बी इक्वल टू 2। ओके, ये -2 है तो ये क्या होना चाहिए? 3। अब ये 3 है तो इधर क्या होगा? -1। So this is how we have calculated all the u and v values of the entire table. आया ये समझ में? वेरिएबल्स m n भी ले लो आप तो भी चलेगा, सिर्फ नाम दिया है। सिर्फ एलोकेटेड में, अनअलोकेटेड में नहीं। अनअलोकेटेड के लिए हम टेबल 2 बना रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट? किसी भी स्टेप में कोई डाउट? ओके